हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 जो कक्षा 7 के लिए है। और इसमें भी आज हम करेंगे अध्याय 5 जिसका नाम है मिठाई वाला, जो कि एक कहानी है जो भवानी प्रसाद वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। तो इस कहानी के आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इस कहानी को इस पाठ को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था, इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो देखिएगा। बढ़ते हैं अपने अभ्यास कार्य की तरफ। देखिएगा कहानी से क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। जो मिठाई वाला है, जो ये कहानी है, किस पर बेस है? मिठाई वाले पर। ठीक है, मिठाई वाले पर आधारित है ये कहानी। तो वो जो मिठाई वाला है वो अलग अलग चीजें बेचता था। कभी वो मिठाई बेचता था, कभी वो खिलौने बेचता था, कभी वो मुरली बेचता था। तो वो जो बेचता था वो फिर वो महीनों बाद क्यों आता था, इस क्वेश्चन में ये लिखा गया है। ठीक है, तो देखिएगा हमारा उत्तर, ये उत्तर है हमारा। मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसीलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य मतलब प्रेम प्राप्त करना चाहता था, उन बच्चों का प्यार प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसीलिए वह बच्चों की रुचि की चीजें बेचा करता था। जो बच्चों को पसंद होती थी जो चीजें, वही मिठाई, वो जो मिठाई वाला है वही चीजें लेकर आता था जो बच्चों को पसंद होती थी। वह बदल बदल कर बच्चों की चीजें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चे की फरमाइशें पूरी करता था। वह कई महीनों बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीजों को तैयार करवाता था तथा बच्चों के उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। वो इन चीजों को करवाता था और उन बच्चों की उत्सुकता जो है उनको बनाए रखना चाहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 2। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो देखिएगा उत्तर, मिठाई वाले का जो मिठाई वाले की मधुर आवाज है वो उस सभी का आकर्षण का केंद्र थी। ठीक है, मिठाई वाले की मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनतो दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। इसमें क्या होता था, एक तो मिठाई वाले की मधुर आवाज थी। ठीक है, मधुर आवाज में वो गाकर बताता था कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जब भी वो मिठाई लेके आता था ऐसे बोलता था। अगर वो खिलौने लेके आता है तो बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, मतलब ऐसे मधुर स्वर में वो बोलता था। और वो बच्चों की मनपसंद चीजें लेकर आता था और उनका दाम भी कम होता था। बच्चों से अपनतो दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी। मतलब बच्चों से वो बहुत प्यार करता था और बच्चों का प्यार भी प्राप्त करना चाहता था, ये उसकी विशेषताएं थी। बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। मतलब बच्चे तो बच्चे बड़े भी, जब वो गली में से गुजरता था तो बड़े भी उसको देखने के लिए चले आते थे। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। जो विजय बाबू थे वो ग्राहक थे, मतलब सामान लेने वाले थे, और जो मुरली वाला था वो सामान बेचने वाला था, यानी कि विक्रेता था। तो दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो देखिएगा, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता था, यानी कि बेचने वाला था। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ लाद देते हैं। पर एहसान का क्या कर देते हैं? बोझ लाद देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, लाद रही हूं, मतलब एक बार फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। मतलब विजय बाबू एक ग्राहक थे, सामान लेने वाले थे, और मुरली वाला सामान बेचने वाला था, यानी कि विक्रेता था। ठीक है, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। उत्तर देखिएगा, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया
प्रस्तुत करते हुए कहा कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है, देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मतलब जब बांसुरी देनी थी, जब मुरली देनी थी खिलौने वाले ने, तो वो क्या बोला उसको, किसको, विजय बाबू को। वो बोला कि देता तो 3-3 पैसे में हूं, पर बाबूजी आपको मैं 2-2 पैसे में दे दूंगा। तब ये सब बातें मुरली वाले और विजय बाबू के बीच में हुई। ठीक है। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दस्तूर मतलब उनकी आदत होती है कि दुकानदार चाहे कितनी भी हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। क्या समझते हैं? कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। ठीक है। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे अति उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है। मतलब बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं जब वो प्रसन्न हो जाते हैं जब खिलौने वाला आता है। ठीक है। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का भी ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे, खुशी से पागल हो जाते थे। ठीक है। खिलौने वाले को देखकर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती थी कि बच्चे खिलौने वाले को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। जहां वो खेल रहे होते थे वो खेल कूद भूलकर, अपने सामान को भूलकर, जूते चप्पल आदि का भी ध्यान नहीं रहता था उनको, वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करवाने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौना उन्हें दे देता था, बच्चे उन्हें लेकर काफी खुश हो जाते थे। ठीक है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? मतलब रोहिणी ने जो खिलौने वाले का स्वर सुना था, ठीक है, अब वो मुरली लेके आया था तो क्या बोला, मुरली वाला बोल रहा था अपने आप को, तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो देखिएगा इसका उत्तर, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसीलिए हुआ आया क्योंकि खिलौने वाला की तरह ही इसकी आवाज जानी पहचानी थी। जो खिलौने वाले की आवाज थी उसकी तरह ही ये मुरली वाले की आवाज भी जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर में गा गा कर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियां बेच रहा था। इसीलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया। ठीक है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? देखिएगा इसमें उत्तर में, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। भावुक मतलब इमोशनल हो गया था। ठीक है। इस पर उसने भावुक हो बताया, मतलब जो रोहिणी ने पूछा उस पर मुरली वाले ने, मिठाई वाले ने भावुक होकर बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। इस ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। क्या कारण बताए? मैं इस व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए हुए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते इठलाते बच्चों में मैं अपने बच्चों की झलक देखता हूँ। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। ठीक है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर देखिएगा, मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना, अब इस बार मैं पैसे न लूंगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया था
भर आया था और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगे थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? उत्तर देखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में यह पूर्णतः गलत है, मतलब यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं, दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्ग को आगे आना होगा और लोगों की सोच बदलनी होगी, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। जिससे मतलब पढ़े लिखे राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। साक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा है, मतलब जो शिक्षित है। ठीक है, साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। ठीक है, आगे देखिएगा, कहानी से आगे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। उत्तर देखिएगा। मिठाई वाले का परिवार अवश्य ही किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। कहानी, एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी। कहानी देखिएगा, कहानी, एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी। तरह तरह की मिठाइयां वह बेचा करता था। छोटे बड़े सभी उसकी मिठाइयां शौक से खाते थे। दुकान के साथ ही उसका घर भी था। मिठाइयां शौक से, जब भी दुकान पर कोई ग्राहक न होता, वह अपने बच्चों के साथ खेलता और खुश होता था। उसके बच्चे बहुत शालीन थे, कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान न करते। एक दिन वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गांव में किसी रिश्तेदार की शादी में गया। खुशी खुशी गांव वालों ने भी उसकी सारी तैयारियां करवाई। उसने कपड़े, गहने, बच्चों का सामान, बहुत कुछ खरीदा। गांव के कुछ लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने भी गए। रेलगाड़ी में पत्नी, बच्चे व वह स्वयं सभी बहुत खुश थे। अचानक तेज रफ्तार से चलती गाड़ी के कुछ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गई। वह बुरी तरह से उलट गई। न जाने कितने ही लोग इस हादसे में मर गए। मरने वालों में उसकी पत्नी व बच्चे भी थे। मिठाई वाला तो जैसे पागल ही हो गया। वह गांव वापस आ गया। आज भी देखिएगा आगे, आज भी इतने वर्षों बाद वह इस हादसे को भूल नहीं पाया। गुमसुम न जाने कौन सी यादों में खोया रहता है। अपनी सारी यादों को ताजा रखने के लिए उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना डाला। न जाने अनाथ बच्चों को पालने में वह कौन सी खुशी प्राप्त करता है। तो देखिएगा, अगले प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2। हाट मेले, जो हाट होते हैं मतलब दुकानें, हाट मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। मतलब जो मेले में जो दुकानें लगती हैं, जो शादियों में जो आयोजन किया जाता है, उन सब के पीछे उनको सजाने संवारने में किसका हाथ होता है, मतलब कौन सजाते संवारते हैं, तो उन चेहरों के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिएगा उत्तर। हाट मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, फ्रूट चाट, चीले, छोले भटूरे, सांभर डोसा, इडली, चाइनीज फूड व इनके अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थ आकर्षित करते हैं। इनको बनाने सजाने में विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों का हाथ होता है। जैसे खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई, इनके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे समोसे बनाने वाला समोसे बनाने में, सांभर डोसा बनाने वाला सांभर डोसा बनाने में, इडली बनाने वाला इडली बनाने में, आइसक्रीम बनाने वाला आइसक्रीम बनाने वाले में, ये क्या होते हैं? मास्टर होते हैं, ये मतलब गुरु होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियां, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। ऐसी कहानी आपको पुस्तकालय में ढूंढनी पड़ेंगी, जो आपकी लाइब्रेरी है वहां पर जाके ऐसी ऐसी बुक ढूंढिए और उनमें ऐसी कहानी और ऐसी कविताएं ढूंढकर आपको स्वयं ये कार्य करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा।
अनुमान और कल्पना से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। उत्तर देखिएगा, कोशिश कीजिए। ठीक है, उत्तर देखिएगा इसका। हमारे गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं, जैसे मूंगफली वाला, चाट वाला, फल वाला, सब्जी वाला, खिलौने वाला, आइसक्रीम वाला, कपड़े वाला आदि। वे सब बड़ी ही मीठे स्वर में पुकार पुकार कर अपनी चीजें बेचते थे। ये लोग कम पैसे में पूंजी के अभाव में घूम घूम कर चीजें बेचते हैं। अगर इनके पास पूंजी होती तो ये भी बड़े दुकानदार होते। चाट, आलू टिक्की फेरी वाले से बातचीत देखिएगा। बालक बोलता है चाट वाले से, ए चाट वाले भैया, 10 रुपए के कितने टिक्की दिए हैं? चाट वाला बोलता है 5 के 1 और 10 के 2 टिक्की। बालक, 10 रुपए में 3 आते हैं। चाट वाला, मेरे आलू के टिक्की विशेष प्रकार के हैं, मैं तो 10 रुपए का एक ही देता हूँ। बालक, अच्छा 20 रुपए का आलू टिक्की दे दो। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी वाले की आवाजों में कैसा बदलाव आया? बड़ों से पूछकर लिखिएगा। हमारे माता पिता के जमाने में प्रत्येक वस्तु में फेरी वाला ही बेचता था। ठीक है, देखते हैं आगे। फेरी वाला ही बेचने आया करता था। वह मधुर स्वर में गा गा कर अपना सामान बेचा करता था। फेरी वाला प्राय सभी तरह की चीजें लाया करता था, लेकिन आजकल जो फेरी वाले हैं उनकी संख्या कम हो गई है। क्यों हो गई है? लोग प्राय ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं, अतः वे अधिकतर दुकानों से सामान लेते हैं। फेरी वाले पहले की तरह मधुर स्वर में गाते हुए नहीं चलते, अब उनके मीठे स्वर में कमी आ गई है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, आपको क्या लगता है वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। उत्तर देखिएगा, यह सही है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, क्योंकि लोगों की रुचि फेरी वालों से सामान खरीदने में कम होती जा रही है। ठीक है, आज क्यों होती जा रही है कम? क्योंकि आजकल लोग ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, वो दुकानों से सामान लेना पसंद करते हैं, इसलिए वो दुकानों से सामान ले लेते हैं, तो फेरी वालों की संख्या अपने आप कम होती जा रही है। भाषा की बात देखिएगा। प्रश्न नंबर 1, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए, क में देखिएगा, वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि में से क्या है? जो वाला, जैसे मिठाई वाला, तो मिठाई वाला जो वाला शब्द है, इससे पहले जो शब्द आया है उसमें क्या है? मतलब वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? ठीक है, ये हमें बताना है। ख देखिएगा, यदि लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? ऊपर लिखे गए वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? जो वाक्य के अंश हैं उनमें उसका क्या प्रयोग किया गया है? उत्तर देखिएगा, मिठाई वाला शब्द संज्ञा है तथा बोलना क्रिया है। मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया में जो कह देखिएगा, मिठाई वाला क्या है? शब्द संज्ञा है, और बोलना क्या है? क्रिया है। ठीक है, जो मिठाई वाला ये क्या है? संज्ञा शब्द है, और बोलने वाली गुड़िया, बोलना क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, मिठाई वाला शब्द क्या है? एक विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया क्या है? बोलने वाली गुड़िया एक संज्ञा है, जबकि बोलने वाला शब्द विशेषण है। जो बोलने वाला शब्द जो विशेषता बताई गई है, गुड़िया की विशेषता बताई गई, कैसी गुड़िया? बोलने वाली गुड़िया, तो ये क्या हो गया? उसकी विशेषता होगी तो क्या हो गया? ये विशेषण शब्द हो गया जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो, जो ये ठो है, ठो शब्द है, के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में 1 ठो लइका, 4 ठे आलू, 3 ते बटुली। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में बता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा है। इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। उत्तर देखिएगा, इसको विद्यार्थी अपने आप करना पड़ेगा, इस विद्यार्थियों को स्वयं करना पड़ेगा। झारखंड की हिंदी है, जैसे बंगला और असमी भाषा में भी ठो का प्रयोग होता है। तो ये विद्यार्थी अपनी कक्षा में विद्यार्थियों से बातचीत करके इस चीज का आपको स्वयं पता लगाना है कि ठो, ठे ये शब्द किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई?
किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहरो। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बातें कैसे कहेंगे? उत्तर देखिएगा, लगता है कि वे भी पार्क में खेलने निकल गए। आगे देखिएगा, भैया इस मुरली का मूल्य क्या है? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। ठीक है, मूल्य पर प्रश्न, कुछ करने योग्य प्रश्न। ठीक है, ये देखने हैं हमें। फेरी वाले की दिनचर्या कैसी होती होगी? उनका घर परिवार कहाँ होगा? उनकी जिंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे? यह जानने के लिए दो दो के समूह में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वालों से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वाले से बात करें। उत्तर देखिएगा, फेरी वाले का जीवन काफी कठिन होता है। वह सुबह से शाम तक गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं। उनका घर परिवार उनसे अलग गांव या दूसरे शहर में होता है या किसी छोटी कॉलोनी में होता है। उनके जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे पूरा सामान न बिकना, सामान का खराब हो जाना या सड़ जाना, तबीयत खराब होना, अधिक बारिश होने पर या अधिक गर्मी पड़ने पर घर से बाहर न निकल पाना। कभी कभी इन्हें खरीद से कम में भी माल बेचना पड़ता है, जिससे कि इनका मूलधन डूब जाए। इस प्रकार की और भी कई समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। प्रश्नानुसार आज के दौर में अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वालों से इनकी समस्याओं व जीवन के बारे में बात करें। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। इसमें इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? समूह में बातचीत कीजिए। उत्तर देखिएगा, हाँ, फेरी वाले के जीवन से इस बात का पता लगता है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से दुख कम हो जाता है। जैसे मिठाई वाले के बच्चे और पत्नी की मृत्यु के बाद वह दूसरे बच्चों को जब उनकी पसंद का सामान ला लाकर बेचता है तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर देखकर उसे संतोष होता है, उसको धैर्य और सुख की अनुभूति होती है। वह उन्हीं में अपने बच्चों की झलक देखता था। इसीलिए कहा भी है कि दुख बांटने से कम हो जाता है। ठीक है, दुख बांटने से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, और अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। तो शब्दों के माध्यम से उसका चित्र बनाना है। मिठाई वाला, मीठा स्वर, लंबा दुबले पतले शरीर, भूरी भूरी आंखें, सिर पर टोकरी, पैरों में चप्पल, पजामा कुर्ता पहने, कंधे पर गमछा लिए चलता होगा। वह सिर पर पगड़ी बांधता होगा। उसके कंधों पर फेरी का सामान होता होगा, जिसमें खट्टी मीठी स्वादिष्ट सुगंधित गोलियां होंगी। जब वह मीठे स्वर में आवाज लगाते हुए गली में आता होगा तो बच्चे दौड़कर उसे घेर लेते होंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर देखिएगा। इसमें मिठाई वाला पाठ के लेखक का नाम बताना है कि मिठाई वाला जो पाठ है उसके लेखक कौन है। तो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है, भवानी प्रसाद वाजपेयी है, विजय तेंदुलकर है या ये शिव प्रसाद सिंह है? कौन है बताइएगा। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा था, हमने अभ्यास के क्वेश्चन भी कर लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इस मिठाई वाला पाठ के लेखक कौन है। हाँ जी, बिल्कुल सही, भगवती प्रसाद वाजपेयी इसके लेखक हैं। दूसरा देखिएगा, किसके गान से हलचल मच जाती थी? किसके गान से हलचल मच जाती थी? किसी गायक के गान से, शास्त्रीय संगीत से या खिलौने वाले से, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, तो हमने पढ़ा था, तो हमारा पाठ है मिठाई वाला, तो खिलौने वाले के गान से सब में हलचल मच जाती थी। रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा था? रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा था? बताना। कहाँ से खरीदा, कितने को खरीदा, कब खरीदा, कितने में खरीदा? मतलब क्या जानना चाहा था कि कहाँ से खरीदा या कितने में खरीदा, कब खरीदा, आपको बताना है इसका आंसर। तो कितने में ये भी नहीं जानना, कहाँ से खरीदा ये रोहिणी जानना चाहती थी। ये इसका पहले वाला आंसर बिल्कुल सही है। बच्चों ने हाथी घोड़े कितने में खरीदा था? बच्चे ने हाथी घोड़े कितने में खरीदे थे? 2-2 पैसे में खरीदे थे। ठीक है, खिलौने वाले का गान गली भर के मकानों में कैसे लहराता था? खिलौने वाले का जो गान है वो गली भर के मकानों में कैसे लहराता था? झील की तरह, सागर की तरह, 2 आने में या 3 रुपए में? सागर की तरह, सागर की लहरों की तरह वो उसका गान गलियों में लहराता था। ठीक है, अगला देखिएगा, चुन्नू मुन्नू ने कितने में खिलौने खरीदे थे? चुन्नू मुन्नू ने कितने में खिलौने खरीदे थे बताना।
2 पैसे में, 3 पैसे में, 2 आने में या 3 रुपए में? बताना कितने में? 2 आने में। ठीक है, कितने में खिलौने खरीदे थे? 2-2 पैसे में या 2-2 आने में? 2-2 पैसे में। ठीक है, आगे देखिएगा, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से किसका स्मरण हो आया? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में किसका स्मरण हो आया? मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण हो आया या मिठाई वाले का स्मरण हो आया, बच्ची फेरी वाले का या बच्चों का? किसका बताना? हाँ, खिलौने वाले का स्मरण हो आया। ठीक है, आगे देखिएगा, रोहिणी ने मुरली वाले की बातें सुनकर क्या महसूस किया? ऐसे फेरी वाले आते जाते रहते हैं, वह महंगा सामान बेचता है, ऐसा स्नेही फेरी वाला पहले नहीं देखा, मुरली वाला अच्छा व्यवहार नहीं करता। तो क्या उसके मन में क्या आया? रोहिणी ने मुरली वाले की बातें सुनकर क्या महसूस किया? कि यह महसूस किया कि वह ऐसा स्नेही फेरी वाला पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, फिर वह सौदा भी कैसा भी सस्ता बेचता है, मतलब जो सौदा है, जो उनका सौदा है, जो सामान है, कितना सस्ता बेचता है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो क्या है इसमें? संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, तो क्या है आगे देखिएगा, या फिर विस्मयादिबोधक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य? बताइएगा इसमें क्या है, बता सकते हो आप? क्या है ये? हाँ, इसका आंसर है, यह है विस्मयादिबोधक वाक्य कि वो कितना सस्ता सामान बेचता है, वो हैरान रहती है। ठीक है, आगे देखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, रोहिणी के पति का क्या नाम था? रोहिणी के पति का क्या नाम था बताइएगा? रोहिणी ने उनसे किसे बुलाने के लिए और क्यों कहा? इसमें आपको आंसर देना है। रोहिणी के पति का नाम विजय बाबू था, राय विजय बाबू साहब। रोहिणी ने उनसे मुरली वाले को बुलाने के लिए कहा। ठीक है, चुन्नू मुन्नू कौन थे और कहाँ गए थे? उत्तर देखिएगा, चुन्नू मुन्नू रोहिणी के बच्चे थे और वो पार्क में खेलने के लिए गए थे। ठीक है, मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को क्या स्मरण हो आया? मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को मन ही मन खिलौने वालों का स्मरण हो आया। वह भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। मिठाई वाला पहले क्या था बताइएगा? मिठाई वाला पहले एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। राय बहादुर के बच्चों ने कौन सा खिलौना खरीदा? राय बहादुर के बच्चों ने, जो जिनका नाम चुन्नू मुन्नू था, उन्होंने हाथी और घोड़ा खरीदा। ठीक है, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये प्रश्न उत्तर, मैं आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।